असल में फांसीवादी सरकार जब आती है किसी मुल्क के अंदर, तो वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स अपने हाथ में रखना चाहती है, और सिर्फ वो सरकार नहीं रखना चाहती बल्कि एक आदमी के हाथ में देना चाहती है वो सारी पावर्स। उसके जबान से निकला हुआ हर लफ्ज जो है वो लॉ बन जाता है, और जो हमें अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब मकसद सिर्फ राजगद्दी हो जाए, जो हमें दिखाई दे रहा है 2014 के बाद, कि कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है इस मुल्क को, लोगों नौजवान को नौकरी की जरूरत नहीं है, लोगों को छत की जरूरत नहीं है, लोगों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप सड़क भी बनाए तो अगले दिन टूट जाती है। 8 साल में तो कोई जाहिल भी सीख जाता है। अगर नहीं सीखे हैं मुल्क को चलाना, तो इसका मतलब यह है कि नहीं सीखना चाहते हैं। क्या बात हो रही है, मैं चौकीदार हूं, नाले की गैस से चाय बना लो, टोपी वालों को देख करके पहचान सकते हो तुम। ये कोई जिम्मेदार पॉलिटिशियन की बातें नहीं, ये बेवकूफी की हद तक और जहालत से भरी हुई बात। जब आपका कोई ठोस एजेंडा नहीं होता, तो फिर आप किसी और का एजेंडा चला रहे हैं, और हमें वो दिखाई दे रहा है। आपका अपना एजेंडा गद्दी से चिपके रहना है, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन की तैयारी करने के अलावा कुछ नहीं। ये कौन सा एजेंडा है कि मुल्क बदहाल हो रहा है और ये खुशहाल हो रहे हैं? हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपके सामने कुछ खबरों पर चर्चा करते हैं, कुछ जानकार लोगों से, और कुछ गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। किस तेजी से मुल्क के हालात बदल रहे हैं और तब्दीली किस तरफ को हो रही है, क्या कुछ हो रहा है, उस पर हम कई बार बात कर चुके हैं। आमतौर पर ऐसी धारणा, ऐसी सोच, और किताबों में भी ऐसा ही लिखा है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये वो पोजीशंस हैं जिस पर नॉन पॉलिटिकल, नॉन पार्टीजन किस्म का शख्स होना चाहिए। किताबों में अब तक भी ऐसा ही लिखा हुआ है। लेकिन अब गवर्नर्स, कई ऐसे गवर्नर्स हैं मुल्क में जो पहले किसी एक पार्टी से थे और चीफ मिनिस्टर भी रह चुके और एमपी भी रह चुके, और अब वो गवर्नर हैं। तो ये एक तब्दीली आई है मुल्क की सियासत में। अभी जो जिन इश्यूज पर मैं बात करना चाहता हूं, और मेरे साथ आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि जाने माने साइंसदान गौहर रजा साहब, जो एक शायर के तौर पर भी जाने जाते हैं और जाने माने फिल्म मेकर भी हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स कई बड़ी कामयाब बनाई हैं। उनसे हम बात करेंगे कि आखिर सतपाल मलिक जो गवर्नर रह चुके हैं मेघालय, बिहार और कश्मीर के, वो कह रहे हैं कि मोदी जी मुल्क को इतना खराब मत करो कि वापसी मुमकिन ना रह पाए और मुल्क के हालात और खराब होंगे। उन्होंने एक तरह से वार्निंग दी है। एक दूसरे गवर्नर हैं इस वक्त सिटिंग गवर्नर महाराष्ट्र के, भगत सिंह कोश्यारी। उन्होंने ये कह दिया कि अब बच्चों से कह रहे हैं, स्टूडेंट्स से, कि अब जो वहां के जो आइकन है महाराष्ट्र के, छत्रपति शिवाजी, उनके बारे में नहीं, बल्कि अब तो आपके मौजूदा दौर के ही आइकन्स मौजूद हैं, जिनमें नितिन गडकरी का नाम लिया और शरद पवार का। अब उस पर बहस चल रही है। वहां रूलिंग क्लास भी और अपोजिशन भी उनके रेजिग्नेशन की मांग कर रही है। तो ये क्या कुछ है, हमने पिछले दिनों केरल में भी बहुत कुछ देखा है। गौहर रजा साहब, वेलकम है आपका, मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने वक्त दिया। बेहद शुक्रिया काज़मी साहब, एक बार फिर बुलाने का। आप ये बताइए कि आपने पिछली बार हमसे कुछ चीजें बताई थी बहुत ही तफसील में। इतनी तफसीलात लोग बहुत कम जानते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर किया जा रहा है। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर किया जाना, गवर्नर का सियासी इस्तेमाल, इस तरह से आप इस तब्दीली को किस तरह से देख रहे हैं? काज़मी साहब, हमको थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। हालांकि ये मेरा एरिया नहीं है, मैंने इस पर कोई
ऐसा काम नहीं किया है जिसकी वजह से मैं कह सकूं कि कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन है मेरा मेरा एक नागरिक की तरह से, एक साइंटिस्ट की तरह से जो भी ख्यालात हैं उनका इजहार आपके यहाँ करना चाहूंगा। और उसकी वजह यह है कि मैं इसको एक बहुत खतरनाक डेवलपमेंट की तरह से देखता हूं जो आजकल हमें दिखाई दे रहा है। इसमें एक्सपर्ट की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं, होना चाहिए एक्सपर्ट और एक्सपर्ट ओपिनियन आने चाहिए इसके ऊपर, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब हमारा मुल्क आजाद हुआ तो दो बातें बड़ी साफ थी। एक बात तो ये थी कि मुल्क को पूरी तरह से अंग्रेजों ने चूस लिया था, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया था। जिस दौर को हम बहुत बुरा दौर मानते हैं आजकल, और आजकल की जो 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 पॉलिटिक्स है उसमें उसकी लानत भेजी जाती है, तो मुगलों का दौर था। तो अंग्रेज जब आए थे तो मुगलों का दौर चल रहा था इस मुल्क के अंदर, लेकिन ये मुल्क इतना बड़ा मुल्क नहीं था और मुल्क के नाम से जाना भी नहीं जाता था। तो अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग राजा थे जो अलग अलग खित्तों के ऊपर राज कर रहे थे। बहरहाल हम एक अंदाजे के हिसाब से 25 से 30% दुनिया की जीडीपी पैदा कर रहे थे, यानी पूरी दुनिया की जो दौलत थी उसका 1/4% कम से कम हमारा मुल्क पैदा करता था। हम इतने अमीर थे उस वक्त। और उसके बाद का जो दौर है उसमें अंग्रेजों ने जिस तरह से इसको निचोड़ा इस मुल्क को, तो इसके मतलब ईंट से ईंट उन्होंने बजा दी जिसे कहते हैं। और हम 0.1% भी जीडीपी पैदा करने के लायक नहीं रहे। तो गरीबी बेहद थी और बहुत रैम्पेंट थी और पूरे मुल्क में भुखमरी के दौर चलते रहते थे लगातार। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी चाहिए कि अंग्रेजों के साथ साथ हमारे यहाँ भी जो निजाम था जिसमें अलग अलग रियासतें थी, और जब अंग्रेजों ने छोड़ा है तो लगभग 550 से ऊपर रियासतें थी इस मुल्क के अंदर, जो अवाम को चूस रहे थे। वो अंग्रेजों को भी दे रहे थे यहां से बटोर करके दौलत, और जो आम शहरी था, आम इंसान था, आम बसने वाला था इस खित्ते का, उसको भी वो, उससे भी वो लगातार खून की मांग कर रहे थे। और इस वजह से यहाँ की आवाम जो थी वो बहुत बुरे हालात में थी। ये था पसे मंजर जिसमें हमको आजादी मिली। उसके ऊपर हम ये भी देखते हैं कि हिंदू मुसलमान जो राइट्स हुए बंटवारे के, उन्होंने भी मुल्क को जख्मी छोड़ा था। अब अगर ये 550 से ज्यादा रियासतें थी तो दूसरी तरफ हमारा स्वतंत्रता संग्राम जिसे हम कहते हैं, जंग आजादी कहते हैं उसको, फ्रीडम स्ट्रगल जो था वो सबको साथ लाने की कोशिश कर रहा था। और यहां ये जो रियासतें थी ये सब अपने को एक मुल्क, इंडिपेंडेंट मुल्क डिक्लेयर करने की कोशिश थी। ये नहीं चाहती थी कि एक मुल्क हो, क्योंकि इनकी रियासतें खत्म हो जाती, इनका राजपाट खत्म हो जाता, तो फिर कुछ कहीं जोर जबरदस्ती से थोड़ा, कहीं पहला फुसला करके सारे मुल्क को इकट्ठा किया गया, जिसका श्रेय हमारे एक खास लीडर को दिया जाता है जो गुजरात से आते हैं, और इसीलिए उनकी बहुत इज्जत की जाती है मुल्क के अंदर। ये है एक पसे मंजर जिसमें हमें देखना चाहिए। यानी अगर हम वैसे देखें तो जो कंट्रीज बने जिसको हम नेशन स्टेट कहते हैं यूरोप में, तो वो इस तरह से बने कि जो लैंग्वेज और कल्चर की बाउंड्री थी वही नेशन स्टेट की बाउंड्री थी। यानी अगर देखें तो यूके की जबान जो है वो ब्रिटिश अंग्रेजी बोलते हैं, फ्रेंच फ्रांसीसी बोलते हैं, जर्मनी बोलते हैं, जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं, जर्मनी की भाषा वो है, इटली की भाषा को, वगैरह वगैरह। हमारे यहाँ अगर आपसे मैं कहूं कि आप एक सेंटेंस भी मलयालम, तेलुगु या बंगाली या उड़िया का बोल पाए या समझ पाए तो मुश्किल होगी आपको। हमारे लिए ये जबानें जो हमारे मुल्क की जबानें हैं, जो हमारे करेंसी पर लिखी जबानें हैं, उनमें से ज्यादातर जबानें वैसी होती हैं एक नागरिक के लिए, एक शहरी के लिए, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, इटालियन है, जापानीज है। मतलब हम उसका एक लफ्ज भी नहीं समझते और इसका भी एक लफ्ज नहीं समझते।
तो कौन सी चीज ने थी जिसने हमको इकट्ठा किया? एक तरफ तो वो अंग्रेजों का जुल्म, ज्यादती, बर्बरता थी जिसने हमें इकट्ठा किया, और दूसरी तरफ आजादी के वादे थे हमारे। सब बराबर होंगे, सबको रोजी रोटी मिलेगी, सबको छत मिलेगी, सब एक नजर से देखे जाएंगे, औरत मर्द का फर्क हमारी कम से कम लॉ की नजरों में नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये वादे थे, ये ख्वाब थे जिन्होंने हमको इकट्ठा करके रखा। इसमें अगर हम ये मान लें कि अगर ऐसा ना होता तो शायद ये 550 से ज्यादा मुल्क होते, एक मुल्क ही ना होता। तो वो ख्वाब थे जिन्होंने हमको समेट के और बांध के रखा। अब अगर उन ख्वाबों के ऊपर हमला कोई करेगा तो वो फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने वाली बात। यानी जिस तरह से एक शहरी साउथ इंडिया में अपनी जिंदगी गुजारता है, उसका खान पान है, उसकी सोच है, उसके ख्वाब हैं, उसके छोटे छोटे ख्वाब हैं, नन्हे नन्हे से ख्वाब हैं उसके, अगर इनका हम ख्याल मुल्क में नहीं रखेंगे, अगर हम माइनॉरिटीज के और मेजॉरिटी के ख्वाबों का ख्याल नहीं रखेंगे, तो फिर ये फेडरल स्ट्रक्चर के बिना इस मुल्क को चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये आपने आप जी बहुत ही अहम बात की कि यूरोप की आपने मिसाल दी कि अलग अलग मुल्कों में जबान और कल्चर की बुनियाद पर मुल्क बने, लेकिन यहाँ अंग्रेजों के खिलाफ मुत्तहिद, चूंकि उन्होंने मिलकर के जद्दोजहद की थी और उसके अलावा वादे किए गए थे। अब ये वादे टूटने का वक्त बिल्कुल ऐसा गैर मामूली है कि इसमें मुसलमानों को खासतौर पर ऐसा टारगेट किया जा रहा है कि लोग अब डरने लगे कहीं भी, यानी किसी छोटी मोटी बात पर भी कहीं आपको अब आसानी से बहस करते हुए लोग भी नहीं मिलेंगे। आमतौर पे होता है किसी दुकान पर लाइन लगी हुई है या कहीं किसी जगह कोई अपनी सर्विसेज लेने के लिए कोई गया है, तो अब वो जुल्म बर्दाश्त करता है सिर्फ इसलिए कि मैं अगर बोलूंगा तो मुझसे लोग लड़ पड़ेंगे या मेरी आइडेंटिटी पूछेंगे। तो ये इस हद तक लोगों को पहुंचा दिया गया। अब आपको आगे क्या लगता है? आप बहुत ही अहम नुक्ते पर आप पहुंच गए, ऐसे थोड़ा सा और आप बताइए। एक वादा जो बड़ा वादा था वो ये था कि हमारा मुल्क एक यूनियन होगा स्टेट्स का। यानी हमने जो 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 बाउंड्रीज बनाई वो अंदर अपने बना ली कि भाई ये कल्चर थोड़ा सा फर्क हो जाता है तो यहां जबान थोड़ी सी फर्क हो जाती है, तो हमने अपने अंदर एक यूनियन बना ली। अब एक सेंटर था और एक स्टेट थी, और इसमें वादा ये था कि हम स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करते रहेंगे, और उस ख्वाब की बुनियाद ये थी कि हम सब मिलके लड़े हैं, हमने मिलके आजाद करवाया है इस मुल्क को, हम इसको मिलकर बनाएंगे और सबके लिए ये मुल्क में जगह होगी। अब जो पॉलिटिक्स 2014 के बाद हमें दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही कि उस हर ख्वाब के ऊपर हमला है। जिस ख्वाब को हिंदुस्तान ने देखा था या जो कोई भी मुल्क देखता है, किसी भी मुल्क के अवाम वही ख्वाब देखते हैं, उनमें हमारा जो ख्वाब था उसमें फेडरल स्ट्रक्चर भी था कि ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंस हम देंगे, और उसी अंडरस्टैंडिंग के तहत हम यहां तक पहुंचे कि हमने ग्राम पंचायत को बहुत इंडिपेंडेंस दी। अब इन सारी चीजों के ऊपर हमला हो रहा है। असल में फांसीवादी सरकार जब आती है किसी मुल्क के अंदर तो वो ज्यादा से ज्यादा पावर्स अपने हाथ में रखना चाहती है, और सिर्फ वो सरकार नहीं रखना चाहती बल्कि एक आदमी के हाथ में देना चाहती है वो सारी पावर्स। उसके जबान से निकला हुआ हर लफ्ज जो है वो लॉ बन जाता है, और जो हमें अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब राजा का एक निजाम वापस लौटने लगता है तो जो चाटुकार होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं, वो जो उनके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहने वाले होते हैं, वो नए मुल्ला होते हैं, ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। और ये हमें अब गवर्नेंस में दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो गवर्नर्स, जो आपने बिल्कुल शुरू में सही बात कही थी कि गवर्नर का ओहदा जो था वो किसी नॉन पॉलिटिकल आदमी को दिया जाता था,
जो एक्टिव पॉलिटिक्स में ना हो, किसी एक पार्टी के लिए खड़ा ना हो, किसी एक समुदाय के लिए खड़ा ना हो, किसी एक रीजन के लिए खड़ा ना हो। इसलिए गवर्नर सेंटर से भेजे जाते थे कि भाई ये सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव, ये सेंटर की कठपुतली हैं, ये नहीं था। ये सेंटर को खुश करेंगे जिंदगी भर, ये नहीं था। इन्हें अगला एक ओहदा चाहिए, इसलिए ये कुछ भी करने को तैयार होंगे, ये नहीं था उससे पहले। और वो बहुत जिम्मेदारी के साथ ज्यादातर खामोश रहते थे। ज्यादातर वो इसकी कोशिश करते थे कि सेंटर को कन्विंस करें कि स्टेट को ज्यादा से ज्यादा मराद दी जाए, और स्टेट को ये कन्विंस करें कि सेंटर क्या चाहता है उनसे। यहां जो हमको 2014 के बाद दिखाई दे रहा है, वो ये दिखाई दे रहा है कि एक गवर्नर को छोड़ करके, जिसमें आपके सतपाल मलिक जी का नाम लिया, उनके अलावा सारे के सारे गवर्नर लगभग कठपुतली का काम कर रहे हैं। जब वो बीजेपी की स्टेट की सरकारों में हैं तो वो खामोश पड़े हुए, आपको उनकी एक आवाज सुनाई नहीं देती, आपको ये पता भी नहीं लगता कि कौन गवर्नर है, जब तक उसके ऊपर पर्सनल हमला ना हो जाए या कुछ ऐसा ना हो जाए कि उसके घर में कुछ हो जाए। जो एक थे व्यापम में मुलविस थे एक गवर्नर साहब, जब तक उनको कंट्रोवर्सी में नहीं आए वो कभी, तो आपको ये गवर्नर्स दिखाई ही नहीं देंगे। जब वो सरकार किसी और पार्टी की है तो बजाय ये कि वो सरकार और सेंटर के बीच में मीडिएट करें, वो कठपुतली की तरह से काम करते हैं, और उसमें भी नए मुल्ला होने की वजह से ज्यादा नमाज पढ़ते हैं। यानी वो आगे बढ़ बढ़ के लोगों को, और जो जो रीजन की जो ख्वाब हैं, रीजन की जो आकांक्षाएं हैं, उनके खिलाफ खड़े हो जाते। और ये हमको केरल में दिखाई दिया, ये हमको बंगाल में दिखाई दिया, ये हमको चेन्नई में अभी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई है, तमिलनाडु में, हमको अब महाराष्ट्र में होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इनकी गवर्नमेंट थी। इन्होंने तोड़ के, खरीद के, जोड़ के बना ली थी वहां पर, लेकिन वहां भी यही दिखाई। तो एक तरफ तो गवर्नर के ओहदे का जो सम्मान था, ये उसे खत्म कर रहे हैं, ये उस कल्चर को। लेकिन उससे बड़ा मसला ये है कि ये फेडरल स्ट्रक्चर को के ऊपर चोट कर रहे हैं। और सतपाल मलिक से मैं पूरी तरह से एग्री करता हूं इस बात से कि इतना मत खराब कर दो हालात को कि फिर आगे आने वाली नस्लें उसे सुधार ही ना पाएं। अब मैं अब एक वाकया बताऊं आपको, एक बिल्कुल जाती तौर पर। एक उर्दू के अखबार के एडिटर ने मुझे बताया, मेरे बहुत नजदीकी दोस्त हैं। उन्होंने पिछले दिनों इंडियन एक्सप्रेस को दिए गए इंटरव्यू को, जो उनका छपा था आरिफ मोहम्मद खान का, वो उर्दू में ट्रांसलेशन करके और कुछ रिएक्शन लेकर के अपने अखबार में छाप दिया। अब ये गवर्नर साहब अखबार के मालिक से कहते हैं कि इस एडिटर को हटाओ। जब एडिटर से बात होती है तो एडिटर को गालियां बकते हैं। मैं इसलिए ये बता रहा हूं कि, और फिर एक और उसमें पेज बहुत ही दिलचस्प है। सोशल मीडिया के जरिए कुछ चीजें पब्लिक में चली जाए तो अच्छा है। वो ये कि किसी तरीके से ये चेक कराया गया कि आरिफ मोहम्मद खान से आरएसएस कितनी खुश है। तो अंदर से ये खबर मालूम हुई कि नहीं साहब, आरएसएस नाराज है। तकरीबन उसी तरह का हाल हुआ जैसे मुख्तार अब्बास नकवी ने जय सिया राम का नारा लगाया था अयोध्या में, और वाजपेयी जी ने कहा था कि आपको इस काम के लिए थोड़ी रखा गया था। तो तकरीबन उनका वो हाल है। इससे इशारा मिलता है कि आगे वो जो कोशिश में हैं, वो शायद वो सब कुछ उन्हें वो कामयाब ना हो पाए। ये बहरहाल एक अंदर की इंफॉर्मेशन थी और एक तजुर्बा था। अब मैं आपसे ये मालूम करना चाहता हूं गौर रजा साहब कि अभी पिछले दिनों राहुल गांधी ने सावरकर का एक माफीनामा पढ़ के सुनाया, और उसके बाद जो चर्चा में बातें आई, वो ये पता चला कि वो और उन जैसे और लोग भी अंग्रेजों के लिए मुखबिरी करते थे, जासूसी करते थे। वो हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ थे, और आजादी की कोई उनकी कोशिश नहीं थी। आजादी की जद्दोजहद में उनका कोई रोल नहीं था, बल्कि मनफी रोल था। वो कहीं रुकावट तो बने। अब
वही नजरिया हुकूमत में आ जाता है और हुकूमत में आकर के उसी बात को दोहराता है कि हिंदू मुसलमान एक ना हो। तो ये क्या वो जो अंग्रेजों के साथ ताल्लुक था वो, क्योंकि आजकल जो जो दुनिया की पॉलिटिक्स है उसमें आमतौर पर जब वेस्ट कहा जाता है तो अमेरिका समझा जाता है, क्योंकि इंग्लैंड तो खुद इतना कमजोर हो गया कि एक वक्त का लोग खाना स्किप करने लगे। अभी ताजा एक सर्वे आया था। तो अभी आपको क्या लगता है कि क्या ये आजादी अब तक भी ये एक्सेप्ट नहीं कर सके? क्या इनको ये मालूम नहीं है कि अगर लोग मुत्तहिद होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा और मुत्तहिद नहीं होंगे तो तरक्की नहीं करेगा? क्या है, मुल्क से हमदर्दी है या वापस किसी गुलामी की तरफ बढ़ा रहे हैं? जैसा मैंने कहा कि फैशिस्ट जब पावर में आ जाते हैं तो गुलामी की तरफ ही बढ़ते हैं। वो गुलामी हो सकता है एक आदमी की हो या एक छोटे से ग्रुप की गुलामी हो, जरूरी नहीं है कि वो गुलामी इंपीरियलिज्म की हो। हालांकि वो खुद गुलाम हो जाते हैं इंपीरियलिज्म के, जो हम हिटलर को के केस में भी दिखाई दिया है, पेनोचे के केस में दिखाई दिया है, पाकिस्तान में लगातार दिखाई दिया है, या हमको श्रीलंका जैसी जगह, म्यांमार जैसी जगह पे हमको दिखाई दे रहा है। हमको आप जो सवाल जो जो इशू उठा रहे हैं वो बहुत अहम इशू है। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं रही। हमारी पूरी हिस्ट्री में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी नहीं थी। ये तो था कि आपस में राजा एक दूसरे से लड़ते थे, एक दूसरे का साथ देते थे, कुछ जमा होकर के इकट्ठा होकर के तीसरे के साथ लड़ते थे, वगैरह वगैरह, ये सब कुछ हुआ है। लेकिन अवाम को लड़ाओ और राज करो, ये पॉलिसी कभी भी नहीं रही। अंग्रेजों के आने के बाद ही कॉन्शियसली उन्होंने 1857 के बाद, उससे पहले शुरू कर दी थी बहरहाल, लेकिन 1857 के बाद उनको इतना खौफ तारी था कि उनको लगा कि लड़ाई बिना नहीं हो सकता। उन्होंने हर एक तरह की जो खलीज थी, जो दरारें थी, उनको कोशिश की कि उनकी बेसिस के ऊपर लोगों को लड़ाया जाए। उसमें सबसे ज्यादा कामयाबी उन्हें हिंदू मुसलमान को लड़ाने में मिली इस मुल्क में। तो अगर आज कोई वो पॉलिसी अपना रहा है, अगर आज कोई वो खलीज पैदा कर रहा है, अगर आज वो कोई नफरत बो रहा है मुल्क के अंदर, वो चाहे मुसलमानों के खिलाफ हो, हमें किसान मूवमेंट के दौरान दिखाई दिया सिखों के खिलाफ, अभी कुछ जमाना पहले जैनियों के खिलाफ एक वो निकला था एडवर्टीजमेंट के, इन जगहों के ऊपर हम जैनियों को घर नहीं लेने देंगे, जमीन नहीं लेने देंगे। ये यूपी में हुआ था, वेस्ट यूपी में। तो किसी भी खलीज को अगर वो बढ़ा रहा है, मैं किसी भी एक खलीज की बात नहीं कर रहा, मैं हिंदू मुसलमान की खलीज तो अंग्रेज जाहिर है पैदा करके गए थे, लेकिन और खलीज बढ़ा रहे हैं, या आप नीची जाति ऊंची जाति के खलीज बढ़ा रहे हैं, तो फिर आप अंग्रेजों की औलादें, कम से कम पॉलिटिकल नाजायज औलादें तो हैं। तो वो सावरकर हूं या उनके वंशज से आने वाले और कोई हो, क्योंकि वो आजकल बंद कर दिया उन्होंने परिवार अपने को कहना जरा कम कर दिया है। आपको सुनाई नहीं देता कि ये संघ परिवार कहा करते थे। जब से उन्होंने ये उठाना शुरू किया है परिवारवाद परिवारवाद, और वो कांग्रेस के ऊपर थोपना शुरू किया है, तब से अपने को परिवार कहना बंद कर दिया है उन्होंने। बहरहाल ये पॉलिमिक्स का मामला है, लेकिन ये कि वो लोग जो इस मुल्क में नफरत बढ़ा रहे हैं, वो जाहिर है जाने अनजाने या कुछ चंद सिक्कों के लिए जो नौजवान नौकरियां करते हैं ट्रोल आर्मी में इनकी, वो इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो फेडरल स्ट्रक्चर को भी तोड़ रहे हैं, वो अंग्रेजों की जो पॉलिसी थी उसको आज के दौर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो वो उन्हीं के खानदान से हुए। समाज के अंदर हमेशा ही कई तरह की सोच की धाराएं होती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज का ये दायित्व होता है, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि कुछ चीजों को वो अहम मान करके उसको सरफेस पे लाएं, लोगों की कॉन्शियसनेस का हिस्सा बनाएं और उसका इस्तेमाल करके मुल्क में बदलाव लाएं। इसीलिए राजगद्दी चाहिए। जब मकसद सिर्फ राजगद्दी हो जाए, जो हमें दिखाई दे रहा है 2014 के बाद,
कि कोई डेवलपमेंट की जरूरत नहीं है इस मुल्क को, लोगों को, नौजवान को नौकरी की जरूरत नहीं है, लोगों को छत की जरूरत नहीं है, लोगों को पढ़ाई की जरूरत नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं चाहिए, बिजली नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप सड़क भी बनाए तो अगले दिन टूट जाती। 8 साल में तो कोई जाहिल भी सीख जाता है। अगर नहीं सीखे हैं मुल्क को चलाना तो इसका मतलब यह है कि नहीं सीखना चाहते हैं। सिर्फ गद्दी की चाह में ये मुल्क टूट जाएगा। ये फेडरल स्ट्रक्चर जो है बड़ा फ्रेजाइल फेडरल स्ट्रक्चर है। इसको 90 साल की स्ट्रगल और कुर्बानियों के बाद हमने समेटा था, हमने इसको खड़ा किया था इस स्ट्रक्चर को, और ये बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर। अगर आप गवर्नर्स के थ्रू इस तरह की बेवकूफी की बातें कहलवाते रहें, अगर एक गवर्नर का काम यह हो जाएगा कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाने की कोशिश में लग जाएगा, जो आरिफ मोहम्मद खान लगे हुए हैं इतने दिन से, तो फिर गवर्नर क्या कर रहा है भाई? इसलिए भेजा था कि यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को हटाओ तुम, या अपॉइंट ना होने दो, या अपनी मर्जी के होंगे, मेरी मर्जी के होंगे। ये गरिमा थी क्या? या मुल्क के सबसे बड़े हिस्टोरियन के साथ तुम बदतमीजी से पेश आओ और उन्हें गुंडा कहो? इस मुल्क का नाम है भाई उनकी वजह से। आज इस मुल्क की इज्जत इसलिए की जाती है कि रोमिला थापर और प्रोफेसर इरफान हबीब जैसे लोगों ने इस मुल्क में काम किया है, जो दुनिया में जाना जाता है। जी जी, गौहर रजा साहब, आप बात यहां तक जब ले आए कि ये सीखना ही नहीं चाहते, 8 साल वक्त बहुत है, तो उसके आगे फिर एक सवाल ये बनता है कि जब सीखना नहीं चाहते तो फिर क्या कोई कोई ऐसा एजेंडा, देखिए हुकूमत में आ चुके, हुकूमत एंजॉय कर चुके, 8 साल हुकूमत में रह चुके, सेंट्रल गवर्नमेंट में रह चुके, सारे आराम और आसाइश मिल चुके। अब इसके बाद भी गद्दी पर चिपके रहना, किसी एक खास किसी मकसद को पूरा करना है आगे, क्योंकि अब ऐसा तो नहीं लगता कि सिर्फ कुर्सी पर ही रहना जरूरी समझा जा रहा हो। इस कुर्सी पर बाकी रह करके कोई और एजेंडा मुकम्मल करना क्या है वो हालांकि हिंदू राष्ट्र कहा जाता है, लेकिन क्या उससे आगे की भी कोई बात है क्या? देखिए, हिंदू राष्ट्र की तो कोई डेफिनेशन है नहीं। जिस तरह से पाकिस्तान में निजाम मुस्तफा की कोई डेफिनेशन नहीं थी, उस तरह से कोई डेफिनेशन, कोई परिभाषा है नहीं कि ये हिंदू राष्ट्र क्या होगा, कैसा होगा। आप सिर्फ लगातार ये कहते रहें आजादी का मकसद क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो बिल्कुल वैसे ही है कि आजादी का मकसद क्या, जय श्री राम। उसमें कोई बात नहीं खुलती भाई। अगर आपको बात करनी है डेवलपमेंट की तो आप फिर एजुकेशन पे बात करेंगे, आप डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे, आप लोगों के नौकरी, रोजी रोटी, जो परेशानियां हैं लोगों की, उनके बारे में बात करेंगे। उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। क्या बात हो रही है? मैं चौकीदार हूं, नाले की गैस से चाय बना लो, टोपी वालों को देख करके पहचान सकते हो तुम। ये कोई जिम्मेदार पॉलिटिशियन की बातें? ये बेवकूफी की हद तक और जहालत से भरी हुई बात है। मेरा मानना यह है कि आप जो सवाल कह रहे हैं वो इसलिए अहम हो जाता है कि भाई एजेंडा फिर क्या है। जब आपका कोई ठोस एजेंडा नहीं होता तो फिर आप किसी और का एजेंडा चला रहे हो, और हमें वो दिखाई दे रहा है। आपका अपना एजेंडा गद्दी से चिपके रहना है, एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन की तैयारी करने के अलावा कुछ नहीं। ये पर्सनल एजेंडा है। बाकी किसका एजेंडा चला रहे हैं वो हमें साफ दिखाई दे रहा है। पूरा मुल्क और उसकी मशीयत इतने बुरे हालात में चली जाती है कोरोना पीरियड के अंदर, बल्कि उससे पहले चले जाएं, जो इन्होंने डीमोनेटाइजेशन किया था और लोगों की जेब से पैसे निकाल लिए, ये तो गिराकट वाला मामला था कि बिल्कुल किसी औरत के सराहने रखे हुए 100 रुपया का नोट भी इन्होंने निकाल लिया था वहां से। किसी बूढ़ी मां के जेब से पैसे निकाल लिए थे। वहां से लेकर अब तक जो इकोनॉमी की हालत हुई है उसमें साफ दिखाई देता है कि मुल्क बदहाल से ज्यादा बदहाल होता चला गया। और इस पीरियड में दूसरा क्या हो रहा है?
अंबानी और अडानी, उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो किसी के 100 गुना बढ़ गए, किसी के 1000 गुना बढ़ गए, और कोई दुनिया के दूसरे सबसे अमीर आदमी के ओहदे पर बैठ गया, कोई तीसरे पे बैठ गया, कोई 5वें पे बैठ गया, कोई 10वें पे बैठ गया। क्या हो रहा है? ये कौन सा एजेंडा है कि मुल्क बदहाल हो रहा है और ये खुशहाल हो रहे हैं? आप लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ कर देते हैं और बाकी कहते हैं कि अगर जनता को तुमने बिजली दे दी, स्कॉलरशिप दे दिया, कुछ और मराहत दे दी, पानी फ्री कर दिया, खाद में मराहत दे दी, तो ये रेवड़ी। और खुद क्या कर रहे हैं? दूसरा तो रेवड़ी बांट रहा है। आपने यूपी में बांटा तो वो रेवड़ी नहीं थी। दिल्ली में सबके घरों के वो माफ कर दिए, इन हाउस टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स आपने, वो रेवड़ी नहीं। तो ये एक तरीका है माफिया चलाने का। आप जो लोग माफिया चला रहे हैं उनसे इसलिए बात नहीं कर सकते कि वो कभी अपनी बात पे टिके रहते ही नहीं। तो जो ये हिंदू राष्ट्र की बात है, ये ऊपर ऊपर की है, एक दूसरे में नफरत फैलाने की, डिवाइड एंड रूल की। असल एजेंडा यहां है कि आप लाखों करोड़ का लोन माफ करते हैं अपने क्रोनी कैपिटलिस्ट दोस्तों का, जो आपकी जेब भरते हैं, जो आपका इलेक्शन लड़ाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इससे ज्यादा ही सीखना नहीं चाहते। ये सिर्फ एक चीज सीखना चाहते हैं लगातार, किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए, किस तरह से इलेक्शन जीता जाए, और अगर इलेक्शन में हार गए तो किस तरह से एमएलए को खरीदा जाए। इसके अलावा इनका और कोई काम नहीं। ये बहुत ही दिलचस्प बात है। मुझे एक वाकया याद आ गया आपसे बात करते करते कि अब खबरें इस अंदाज में पेश की जाती हैं। गालिबन आज के ही अखबार में मैंने देखा, इंडियन एक्सप्रेस में, कि इतने बड़े कर्ज माफ करके बैंकों का एनपीए कम हो गया, ये तरक्की हुई बैंक की। ये मतलब बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से है जैसे यूरोप में जब टीम हारती है तो वहां के अखबार किसी एक खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी की तारीफ में हेडलाइन लगाते हैं। ये नहीं बताते कि हमारी टीम हार गई, बल्कि एक खिलाड़ी का खेल बताते हैं। अब हमारे यहां भी मीडिया इस तरह से पेश कर रहा है, जो बड़े बड़े लोगों के कर्ज माफ करके, और ये कहने की कोशिश की जा रही है कि एनपीए की हालत बहुत सुधर गई बैंकों की। तो ये बहुत ही गैर मामूली है। तो आपने बताया कि एजेंडा हिंदू राष्ट्र नहीं, बल्कि मुल्क को लूटने का और उनको जो कुछ खास लोगों को मजबूत करने का, और आम जितने भी लोग हैं, जितनी बड़ी तादाद में, इसमें ज्यादातर तो बेचारे हिंदू ही हैं, जिनके रोजगार भी जा रहे हैं, कारोबार भी ठप हो रहे हैं, और उनको एक अजीब किस्म का नशा दिया हुआ है कि हिंदुत्व जिंदाबाद है, तो आप वोट देते चले जाओ। इस नशे को इस नशे को आप कैसे डिफाइन करेंगे? आखिर में बस एक दो मिनट में अगर बता दें। देखिए, मैं अक्सर कहा करता हूं इस बात को, जो बड़ी सामने की है और हमें दिखाई नहीं देती हैं। असल में सामने की बातें जो होती हैं बहुत आसान, वो नजरों से छुप जाती हैं कभी कभी। हिटलर की जर्मनी में वो किसका नारा दे के आया था? वो आया था, जर्मन्स जिनका खून साफ हो, जिनका बाल ब्लॉन्ड हो, जिनकी आंखें नीली हो, ये उसकी डेफिनेशन थी कि मैं इनके लिए आ रहा हूं और इनको दुनिया पे राज करवाऊंगा। 4% ज्यूस थे। उन 4% में से भी बहुत सारे जिंदा रहे और बाहर आ गए। मरने वाले 2.5 करोड़ लोगों में ज्यादा परसेंटेज किन की थी? अगर आप देखें तो जर्मनी में हिटलर के वादों पे जिन लोगों ने यकीन किया था, उनमें मरने वालों में वही लोग थे जो जर्मन्स थे। नंबर कहीं आउट नंबर करते हैं वो किसी भी और के मरने से, उन्हीं की जाने गई। चिली में क्या हुआ? चिली में मरने वाले कौन थे? चिलियन ही तो थे। पाकिस्तान के अंदर कौन मरा? हिंदू मरे क्या? वहां तो थे ही 4%, अब घट के और भी कम हो गए। रोज बम फट रहे हैं, कौन मर रहा है?
रास्ता बिल्कुल साफ है। हमें ये साफ दिखाई दे रहा है कि वो चाहे जर्मनी हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो या म्यांमार हो, जब फैशिज्म आता है तो उसके लिए उसकी लीडरशिप को कोई नफरत नहीं होती। वो नफरत पैदा करता है इसलिए कि वो सीढ़ी चढ़ सके और सत्ता हासिल कर सके। और जब सत्ता हासिल हो जाती है तो आज जो मजदूर माइग्रेट करके आया अपने गांव, वो मुसलमान नहीं था। जिसकी नौकरी छूटी वो मुसलमान नहीं था। जिनके घर बर्बाद हुए वो मुसलमान नहीं थे। सबसे बड़ा नुकसान इस बीच में उन्हीं लोगों को हुआ है जो मेरे पड़ोसी हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं, जो शाखा में जाते थे, जो शाखा में मौजूद रहते थे, सुबह उठ के बेचारे चले जाते थे क्योंकि रिटायर हो गए, वो सबसे बड़े सपोर्टर थे। उनको जो कुछ भी मिला था नौकरी के बाद, वो उसका इंटरेस्ट 8 से 10% के बीच में कहीं उनको मिल जाता था। उससे वो महीना चलाते थे अपना। घर के अंदर कुछ साग बनी रहती थी उनकी, कुछ बेटे को दे देते थे पैसे, कुछ नाती पोता को दे देते थे पैसे। आज उनका इंटरेस्ट घट करके 4 और 5% के बीच में आ गया है। ये मुसलमान है क्या? मुसलमान तो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब में 4% से भी कम थे। ये नुकसान किसको हुआ है? बैंकों का लोन जब माफ किया जाता है तो फिर ये होना जरूरी है। सबसे बड़ा नुकसान मेजॉरिटी को होता है। माइनॉरिटी सिर्फ सीढ़ी होती है, उसके खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा किया जाता है, वो बस सीढ़ी होती है। हाँ, तो मुसलमानों को सीढ़ी बनाया गया और सीढ़ी बना करके असल टारगेट जो है वो अक्सरियत है, जिसमें जाहिर है हिंदू ज्यादा है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गौहर रजा साहब, आपने बहुत ही खास तौर पर जो आजादी से पहले के हालात जिन बुनियादों पर इकट्ठे हुए थे, उसको अगर चोट पहुंचेगी तो वो जाहिर है मुल्क का नुकसान होगा, ये आपने बताया। इसके अलावा गवर्नर्स का क्या रोल होना चाहिए और वो क्या कुछ कर रहे हैं। और सतपाल मलिक ने जो बात कही उसके लिए आपने कहा कि आप एग्री करते हैं कि वो वाकई बहुत ही खुल करके और सही बातें कर रहे हैं। और ये सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, बल्कि मुल्क को लूटने का इंतजाम किया जा रहा है। और असल इस पूरी पॉलिटिक्स का नुकसान मेजॉरिटी को हो रहा है, मुसलमान तो सिर्फ सीढ़ी हैं, ये आपने कहा। बहुत बहुत शुक्रिया गौहर रजा साहब, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।